कवि, कथाकार, पत्रकार, अनुवादक, समालोचक, उपन्यासकार, कहानीकार, अनेक भूमिकाएं एक साथ निभाने वाले अज्ञे ने कविता के क्षेत्र में जो कार्य किया वह जितना उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है, गद्य के क्षेत्र में भी उससे कम महत्व का कार्य नहीं किया। शेखर एक जीवनी की बात करें या अन्य औपन्यासिक कहानी के क्षेत्र में लिखी गई कहानियां, ये सब उनका एक विलक्षण प्रदेय है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और फिर तीसरा सप्तक, इसका भी संपादन किया। इसमें अज्ञे ने 1959 में तीसरे सप्तक का संपादन करते हुए उसकी भूमिका में नई कविता के शिल्प के अंतर्गत भाषा की चर्चा की। अज्ञे बहुभाषा भाषी विद्वान हैं। अंग्रेजी, हिंदी, ब्रज भाषा, उर्दू और अनेक भारतीय भाषाओं के ज्ञाता, विदेशी भाषाओं के ज्ञाता। उन्होंने भाषा के और शब्द प्रयोग के संदर्भ में, उन्होंने संप्रेषण की समस्या के संदर्भ में विस्तार से परिचर्चा की है। गद्य और पद्य दोनों में भाषा की भूमिका, शिल्प के गठन की परिकल्पना, ये अज्ञे के पास विलक्षण है। उन्होंने तीसरा सप्तक में जिन कवियों को शामिल किया, जिनकी रचनाओं को शामिल किया, उनमें कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रताप नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। ये सब सातों, क्योंकि सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का, काव्य रचनाओं का संग्रह है। ये सब वो कवि हैं जो तार सप्तक या द्वितीय तृतीय सप्तक से अपनी काव्य यात्रा को रेखांकित करते हैं। आगे चलकर ये हिंदी काव्य जगत के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर बनकर उभरते हैं। अलग अलग तरह की, अनेक प्रकार की कविताओं से ये अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। दिनमान भी उसी तरह की एक पत्रिका है जो 1964 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रबंधक के रूप में अज्ञे के नेतृत्व में प्रकाशित होती रही। उन्होंने दिनमान का संपादन किया। टाइम्स पत्रिका की तरह कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, क्रीड़ा आदि अनेक राष्ट्रीय गतिविधियों का उचित प्रतिनिधित्व ये पत्रिका करती रही। तो दिनमान ने भी मील का पत्थर बनकर हिंदी जगत में अपने साहित्यिक सांस्कृतिक प्रदेय से उपकृत किया। उस पत्रिका के कुशल संपादन का श्रेय अज्ञे जी को जाता है। जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया कुछ समय। तुलनात्मक साहित्य को केंद्रीय विषय बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाई। अध्ययन अध्यापन के कार्य से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। किंतु 1972 तक आते आते वो शिक्षण से कुछ कुछ ऊब गए, मन भर गया, परिणामतः त्यागपत्र दे दिया। एवरीमैन्स का संपादन दिसंबर 1972 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने अज्ञे से करवाया। प्रस्ताव रखा जयप्रकाश नारायण ने और जनवरी 1973 में अज्ञे ने यह कार्यभार एवरीमैन्स का संभाल लिया। इसी तरह नया प्रतीक का संपादन भी अज्ञे ने किया। नया प्रतीक भी अपने समय की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है।
अगस्त 1952 में प्रतीक का संपादन बंद हो गया था। अज्ञे ने दिसंबर 1973 ईस्वी में नया प्रतीक नाम से पुनः इस मासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके संपादक मंडल में अज्ञे के साथ विद्यानिवास मिश्र, कुंवर नारायण, रमेश चंद्र शाह, प्रफुल्ल चंद्र ओझा आदि भी रहे। इस तरह तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और फिर उसके आगे चौथा सप्तक भी, उसका भी संपादन किया। एक प्रकार से सप्तकों की श्रृंखला अज्ञे के संपादकत्व में हमारे सामने आती गई। ये जो 7-7 कवि 4 सप्तकों में आए, इस तरह बड़े 28 कवि अज्ञे ने तैयार किए। सप्तकों के प्रकाशन के रूप में अज्ञे ने 1979 में चौथा सप्तक का संपादन किया, जिसमें जो 7 प्रतिष्ठित कवि शामिल हुए उनमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर आदि के नाम उल्लेखनीय है। ये 7 कवि चौथा सप्तक में शामिल हुए। इनकी रचनाएं निश्चित रूप से अज्ञे के संपादकत्व में जब इन संग्रहों में प्रकाशित हुई तो इन कवियों को भी एक विशिष्ट ख्याति अर्जित करने में मदद मिली, प्रसिद्धि प्राप्त की, अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा बनवाया और धीरे धीरे ये सब कवि स्थापित कवि के रूप में हिंदी जगत में अपनी पहचान बनाते चले गए। अज्ञे यायावरी जीवन भी व्यतीत करते थे। देश की विदेश की अनेक यात्राएं उनकी रचना धर्मिता का हिस्सा बनती हैं। इन यात्राओं से अज्ञे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, इसे स्वीकार भी करते हैं। बहुत से पात्रों का चयन, घटनाओं का चयन, तमाम नए प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग में प्रेरणा, ये सब अज्ञे की एक बड़ी उपलब्धि है। 1955 ईस्वी में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर चले गए। इस यात्रा के दौरान वे अनेक चिंतकों से मिले। स्वीडन की लेखिका सारा लिडमैन ने बर्मा में कैद हो जाने की जो एक वास्तविक घटना अज्ञे को सुनाई थी, वही आगे चलकर अज्ञे के प्रसिद्ध उपन्यास अपने अपने अजनबी की कथा भूमि बनी। अज्ञे ने अनेक देश दुनिया के घूमे, वहां की बड़ी बड़ी हस्तियों से, वहां के बड़े बड़े हस्ताक्षरों से मुलाकात की, उनकी कहानियों, घटनाक्रमों को सुना, पढ़ा और अपने ढंग से वो कथात्मक और कवितात्मक वस्तु के रूप में उसका रचनात्मक उपयोग करते रहे। बहुत सी यात्राएं अज्ञे ने की। उन यात्राओं की बड़ी उपलब्धि है कि अज्ञे को इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, एक बूंद सहसा उछली और अपने अपने अजनबी जैसी दुर्लभ रचनाओं की सृजनात्मक प्रेरणा मिली। वास्तव में अज्ञे के पास एक कोमल हृदय भी है और पाश्चात्य दर्शन का अपनी रचना धर्मिता से जोड़कर रचनात्मक उपयोग वो करते चलते हैं। अगस्त 1957 में अज्ञे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जैसे जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, इनकी यात्रा पर निकले। ये पाश्चात्य देशों की यात्रा एक तरह से सुदीर्घ जीवन अनुभवों को उपलब्ध कराने वाली रही। जापान की साम्राज्यी क्रोमियो प्राचीन राजधानी लारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय उहापोह की स्थिति में पड़ गई थी कि महाबुद्ध को अर्पित करने के लिए क्या ले जाए,
और फिर रीते हाथ चली गई। इस घटना के आधार पर अज्ञे की रचित कविता साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, यह भी अज्ञे की जीवन दृष्टि को उद्घाटित करता है, परिलक्षित करता है। अनेक विदेश यात्राओं का प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव अज्ञे के साहित्य सृजन पर दिखाई देता है। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूं रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, उस भोली मुग्धा को कपती डाली से विलगा न सकी, जो कली खिलेगी यहां खिली तो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघृत अस्पृष्ट अनाविरल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूं तुझे। ये जो साम्राज्ञी की समर्पण भावना है, उसके माध्यम से अज्ञे ने अपनी रचना धर्मिता का परिचय दिया, कविता को पठनीय सुबोध जीवंत बना दिया। सितंबर 1961 में जुलाई 1964 तक, सितंबर 1961 से जुलाई 1964 तक अज्ञे की नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भारतीय संस्कृति व साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में हुई। भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापन हेतु उनका चयन हुआ। इस अवधि में आंगन के पार द्वार और अपने अपने अजनबी जैसे 2 प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने निर्मित किए। 1962 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बड़ा पुरस्कार है, हिंदी जगत में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आंगन के पार द्वार पर अज्ञे को सन 1962 में साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुआ। मई 1983 में स्तुगा यूगोस्लोवाकिया में उसके अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह की समाप्ति ने वहां की समिति ने उस वर्ष स्वर्णमाल पुरस्कार से भी अज्ञे को नवाजा। हिंदी कवि अज्ञे को दिए जाने वाले इस सम्मान से निश्चित रूप से सम्मान की भी प्रतिष्ठा बढ़ी। अज्ञे ने एक विदेश यात्रा इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए की थी। यह पुरस्कार से अधिक सांस्कृतिक सम्मान है जो किसी भी भारतीय को पहली बार प्राप्त हुआ। यह सम्मान अज्ञे का ही सम्मान नहीं था, वस्तुतः यह विविध अर्थों में हिंदी, भारत और भारतीय साहित्य का भारतीयता का सम्मान था। इसलिए अज्ञे का जो साहित्यिक अवदान है, जो साहित्यिक प्रदेय है, वो वास्तव में स्तुत्य है। अज्ञे ने एक वत्सल निधि की स्थापना भी की। 1980 में हम देख सकते हैं कि कला और संस्कृति, कला और साहित्य, इसके संवर्धन के लिए अज्ञे ने इसकी स्थापना की। अपने 1979 में मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार की संपूर्ण राशि, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हिंदी जगत का एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसमें जो भी राशि उन्हें प्राप्त हुई वो व्यक्तिगत उपयोग में ना रखकर इस निधि को, वत्सल निधि को अज्ञे ने सौंप दी। 4 अप्रैल 1987 को 76 वर्ष की आयु में इस विलक्षण और महान हिंदी साहित्यकार का देहावसान हो गया। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अज्ञे का रचनाकर्म विराट और विशाल रचनाकर्म है। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को, उसकी विराटता को हम देखें। अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से उन्होंने साहित्य के अनेक रूपों को समृद्ध किया। उनके द्वारा रचित साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। कविता संग्रह की बात करें तो भग्नदूत 1933 में प्रकाश में आया।
यह अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें कुल 22 कविताएं संग्रहित है। भग्नदूत, भग्नदूत कविता में अज्ञे ने कवि कर्म को ब्रह्मांड व्यापी अखंड प्रेमान्वेषण से जोड़ा है। ये जो अज्ञे का धर्म दर्शन के प्रति, अध्यात्म के प्रति बोध है, जीव जगत के प्रति जो समझ है, उसको वो उकेरते चलते हैं। 1942 में चिंता नाम से एक संग्रह प्रकाशित हुआ जो 2 खंडों में प्रकाश में आया। विश्वप्रिया एकायन, प्रथम खंड में पुरुष तथा द्वितीय खंड में स्त्री के दृष्टिकोण को वो निर्दिष्ट करते हैं। 1946 में इत्यल्लम नाम से उनका काव्य संग्रह प्रकाश में आया। तीनों खंडों में इस इत्यल्लम को वो प्रकाशित करते हैं। हारिल पक्षी से संबंधित कविताएं एक जगह, कलगी बाजरे की ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, इस तरह की तमाम कविताएं और तमाम समालोचनात्मक दृष्टि से वो हिंदी जगत को उपकृत करते चलते हैं। हरी घास पर क्षण भर 1949 में प्रकाशित 40 कविताओं का एक उत्कृष्ट संग्रह माना जाता है। बावरा अहेरी 1954 में प्रकाशित रचना है जिसमें 35 कविताएं हैं। बावरा अहेरी कविता में प्रभात का सूर्य ही वह बावरा अहेरी है जो नए कवि की ओर संकेत करता है। बावरा अहेरी में कुछ भी अबद्य नहीं तुझे, बावरा अहेरी रे कुछ भी अबद्य नहीं तुझे, सब आखेट है एक बस मेरे मन विवर की दुबकी कलौंस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ये प्रश्न वो कविता के माध्यम से उठाते हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी में प्रकाशित 59 कविताओं का संग्रह है। इसमें संकलित जितना तुम्हारा सच है कविता मौन की अभिव्यंजना को, या कहें कि मौन की शब्द शक्ति को विधिवत उद्घाटित करती है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 में प्रकाशित यह रचना, इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा कि इस संकलन की क्रम सूची में संख्या 43 से 59 पर जो कविताएं छपी हैं वे जापानी कविताओं के अनुवाद हैं। हाइकू छंद के भी अनुवाद, जापानी कविताओं के भी अनुवाद, जैनेन्द्र के त्यागपत्र का भी अनुवाद। इस तरह हम देख सकते हैं कि अज्ञे को जापानी भाषा का भी आधिकारिक ज्ञान था और जापानी कविताओं का हिंदी अनुवाद, हाइकू वगैरह का भी हिंदी अनुवाद यदि वो कर रहे हैं तो इससे ये भी पता लगता है कि वो न केवल बहुभाषा भाषी विद्वान हैं बल्कि वो भिन्न भिन्न देशों के साहित्य के अध्येता भी हैं, वहाँ की संस्कृति के मर्मज्ञ भी हैं और मौलिक रूप से या अनुदित रूप से वो विदेशों के साहित्य को हिंदी में लाने का प्रयत्न भी करते हैं। आंगन के पार द्वार उनका 8वां काव्य संग्रह है जो 1961 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में असाध्य वीणा संकलित है। इसमें केश कंबली की संगीत कौशल संबंधी गाथा को बहुत सुंदर ढंग से, प्रभावी ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। इस रचना पर 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, तो साहित्य अकादमी उन्हें दूसरी बार प्राप्त हुआ। इस तरह भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, ये अज्ञे की जो ईश्वर प्रदत्त सृजन प्रतिभा है उस पर पुरस्कार मिल रहा है। पूर्वा 1956 में प्रकाशित हुई, सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में प्रकाशित होने वाली रचनाएं, कुल 44 कविताएं, कुल 44 कविताएं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1989 में प्रकाश में आया। फिर 12वां संग्रह, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, 1969 में, 13वां संग्रह सागर मुद्रा 1972 में
और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 1971 में, ऐसा कोई घर आपने देखा है? 1986 में यह अज्ञे का आखिरी काव्य संग्रह है जो अज्ञे के सामने प्रकाशित भी हो सका। यानी कुल मिलाकर अज्ञे ने जो रचनाएं लिखी, जिन रचनाओं का सृजन किया, उनमें अधिकांश रचनाएं तो उनके सामने उनके रहते हुए प्रकाश में आई। कुछ कुछ रचनाएं बाद में प्रकाश में आई। मरुस्थल 1995 में प्रकाशित अज्ञे की मृत्यु के बाद प्रकाशित काव्य रचना है मरुस्थल। तो मरुथल या मरुस्थल यह भी अज्ञे की एक संदर्भ सापेक्ष, समय सापेक्ष प्रतिभा की द्योतक रचना है। बहुत से कहानी संग्रह भी अज्ञे ने लिखे। विपथगा 1937 में, जिसमें 12 कहानियां संग्रहित है। अलग अलग प्रकार की कहानियों का सृजन, कहीं स्नेह और प्रेम को लेकर, कहीं राष्ट्रीयता को लेकर, कहीं सांस्कृतिक चेतना को लेकर। ऐसी परंपरा 1944 में 22 कहानियों का संग्रह प्रकाश में आया। कोठरी की बात 1945 में 7 कहानी का संग्रह बाद में आया। शरणार्थी जयदोल 1948-1951 में प्रकाशित होने वाले कहानी संग्रह हैं। ये तेरे प्रतिरूप 1961 में, जिसमें 14 कहानियां प्रकाश में आई। अमर वल्लरी और अन्य कहानियां 1954 में 8 कहानियों के साथ प्रकाश में आया। कड़ियां और अन्य कहानियां 1957 ईस्वी में प्रकाश में आया, जिसमें 9 कहानियां समाहित हैं। अगर समग्रता के साथ देखें तो अज्ञे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, कविता, पत्रकारिता, इन सब में अपना विशेष दखल रखते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा वह दुर्लभ है, वह विलक्षण है, वह अतुल्य है। 3 उपन्यास मात्र लिखे और अमर हो गए। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाश में आया। प्रथम भाग का प्रकाशन उत्थान शीर्षक से 1941 में हुआ और मैं हुआ और द्वितीय भाग का संघर्ष शीर्षक से 1944 में प्रकाशन हुआ। इसके मुख्य पात्र शेखर और शशि हैं। इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है कि पूरी कथा एक रात में देखते हुए विजन, स्वप्न का वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक और वैयक्तिवादिता से प्रभावित है। अज्ञे ने स्वीकारा है कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। यह बात स्वीकार करना कि शेखर एक जीवनी में कवि को लगता है, अज्ञे को लगता है कि मैं और मेरापन उस रचना में तुलना में बहुत अधिक है। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित हुई। उसमें प्यार, यौन संतुष्टि, शादी की समस्या और इन सब को प्रस्तुत करने की कला, इसका परिचय मिलता है। मुख्य पात्र भुवन, रेखा, चंद्र माधव, गौरा आदि दिखाई देते हैं। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटा उपन्यास लगता है शामिल है। 2 मुख्य पात्र हैं, योके यानी तरुणी और सेल्मा यानी वृद्धा। इस उपन्यास की घटनाएं बर्फ से ढके घर के भीतर ही घटित होती हैं। वर्ण और नियति के प्रश्न पर उपन्यास का कथानक आधारित है। इस तरह 12 खंबा, वीनू भगत, छाया मेखल, इन 3 असमान अपूर्ण उपन्यासों की उपलब्धि भी अज्ञे के नाम से, शीर्षक से होती है। नाटक भी एक विशेष रूप से लिखा जो अधूरा था, लेकिन उत्तर प्रियदर्शी नाम से 1967 में
यह नाटक गीति नाट्य के रूप में प्रकाश में आया। बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने की घटना का चित्रण इसमें किया गया है। इस गीति नाट्य का प्रथम मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम में उसके खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को हुआ था। यात्रा वृत्तांत भी अज्ञे ने प्रचुर मात्रा में लिखे। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में प्रकाशित इसकी पृष्ठभूमि अपने देश की पृष्ठभूमि बनकर आती है। असम से पेशावर तक का सफरनामा है। श्रीनगर, कुल्लू मनाली, रोहतांग पास आदि की यात्राओं का वर्णन भी है। प्रभाकर माचवे इनकी प्रशंसा में लिखते हैं कि कुल मिलाकर वह यानी अरे यायावर रहेगा याद वह कविता, चित्रमय शब्दांकन, समाज विज्ञान, दर्शन, कथा सागर, कथा रस आदि ऐसे तमाम पक्षों का सुस्वादु पंचामृत रूप में प्रस्तुत करते हैं, उद्घाटन करते हैं। उनकी कोई उपमा नहीं है। एक बूंद सहसा उछली, इसमें यूरोप की कविताओं का वर्णन है। अज्ञेय संपादन, समाचार लेखक यदि नहीं थे तो वो जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ अपनी साहित्यिक और साहित्येतर, भाषिक और भाषेतर अनेक प्रवृत्तियों का परिचय भी दिया। इस तरह मित्रों, पुस्तक की शुरुआत में भी अज्ञे ने यह पुस्तक मार्गदर्शिका नहीं, इसके द्वारा यूरोप की अनेक यात्रा और अनेक वृत्तांत और विवरण इनको हम देख सकते हैं।